मुगल पीरियड में साउथ इंडिया में एक नया शासन इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम है मराठा स्टेट, मराठा शासन। इसके फाउंडर जो थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में शिवनेरी नामक जो किला है जुन्नर, इस तहसील में, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। अभी जन्म की डेट के बारे में बड़े ही अलग अलग दोहराए हैं विद्वानों के बीच में, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी लाइफ, उसको इसे घटनाक्रम में अगर आपको लगाने को बोले या फिर मैच द फॉलोइंग ऐसा भी करके आ सकता है, तो आपको इवेंट्स को याद रखना है जो शिवाजी महाराज की लाइफ में हुई थी। कब हुई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि साउथ में जब इस्लामिक शासन का स्प्रेड होता है तो कल्चरल की डिफ्लेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसी कल्चर का जो इम्पोज भारतीय संस्कृति पर हुआ था, इस्लामिक कल्चर का जो इम्पोज या फिर दबाव जो भारतीय संस्कृति पर बनाया गया था, इसी के कारण, ये भी एक कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य यहाँ पर उभर गया। भी उभरने के लिए यहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी वैसी थी कि यहाँ पर सह्याद्री जैसी बड़ी बड़ी जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, हमें दिखाई देते हैं, जहां पर गोरिल्ला वॉरफेयर की वजह से शिवाजी महाराज ने अपना स्टेट बिल्डअप किया था। उनकी माताजी का नाम था जीजाबाई, पिताजी थे शाहजी, जो शुरुआत में निजाम के अंडर में काम करते थे, जो अहमदनगर का राजा था। कौन सा निजाम? अहमदनगर का निजाम। आगे में भी निजाम आएगा जो हैदराबाद का निजाम है, तो कंफ्यूज होना नहीं। तो क्या होता है कि निजाम को हराने के बाद शाहजहां क्या करते हैं, निजाम को हरा देते हैं और फिर शाहजी आदिल शाह के दरबार में काम करते हैं और बड़े ही सरदार के तौर पर, वो बड़े सरदार के पद पर थे। तो क्या होता है कि शिवाजी महाराज का जन्म होने के बाद उनकी माताजी उनका पूरा पढ़ाई का ध्यान देती है, उनको अच्छी अच्छी ब्रेव स्टोरी सुनाती है, और इसी के कारण शिवाजी भी एक राज्य निर्माण करने की थिंकिंग से ही बड़े होते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो पहली लड़ाई थी वो थी 1656 में। जावली के जो मोरे थे उनके साथ में उन्होंने पहली बैटल लड़ी। उन्होंने 1644 से ही अपना एक राजा के तौर पे काम करना शुरू कर दिया था। अभी ये जो जावली के मोरे थे, ये शिवाजी महाराज की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जावली के मोरे जो थे ये आदिल शाह के सरदार थे, और शिवाजी महाराज की बात न मानने की वजह से शिवाजी महाराज ने उन पर अटैक किया और जावली के मोरों को हराया। कब? 1656 में। उसके बाद जावली के मोरों को हराने के बाद आदिल शाह ने क्या किया, अफजल खान नामक एक उनका सरदार जो था उसको शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में भेजा। तो ये अफजल खान कब आता है? तो वो आता है 1659 में। अभी 1659 में ये आता है तो क्या होता है, प्रतापगढ़ पर बैटल होती है शिवाजी और अफजल खान के बीच में, और जिस बैटल में शिवाजी महाराज अफजल खान को हरा देते हैं। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब हुई थी? 1659 में। अभी ये जो चित्र दिखाया गया है ये शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल है। जैसे अष्ट दिग्गज करके हमने पढ़ा कि विजयनगर में कृष्णदेवराय के दरबार में थे, वैसे ही 8 विद्वान शिवाजी महाराज की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प के लिए थे। तो कौन थे उसमें? पंत प्रधान या फिर पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडितराव और न्यायाधीश, इनकी अलग अलग ड्यूटीज थी। ये जो पेशवा था ये एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था। अभी ये जो मंत्री है ये पर्सनल काम करने के लिए थे। सुमन, सेनापति ये जो थे ये आर्मी के चीफ थे। पंडित राव जो थे ये अगर रिलीजियस कोई काम करने तो उसके हेड थे। न्यायाधीश जो थे वो क्या करते थे? तो न्यायाधीश न्याय का काम करते थे। सचिव जो है वो अर्थ डिपार्टमेंट के, मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड थे। तो अभी क्या होता है कि शिवाजी ने जावली के मोरों को हरा दिया। उसके बाद उन्होंने प्रतापगढ़ की भी बैटल लड़ी। अभी उनका जो राज्य था वो धीरे धीरे करके एक बड़े राज्य में उभरता हुआ हमें दिखाई देता है।
जैसे मैंने कहा था प्रतापगढ़ की बैटल। अभी इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमें मुगलों से भी यहाँ पर शिवाजी महाराज का डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या होता है कि शिवाजी महाराज सूरत को लूटते हैं। कब? 1664 में। अभी क्यों लूटते हैं? क्योंकि यहाँ का जो एरिया था महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का पर्टिकुलरली, यहाँ पर की जो जमीन थी वो उपजाऊ नहीं थी, फर्टाइल नहीं थी। तो आमदनी तो बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू तो आना चाहिए, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी क्या होता है कि इस समय में 1663 में यहां पर हमें शाइस्ते खान नामक औरंगजेब के जो मामा थे, औरंगजेब के जो सरदार थे, वो यहाँ पर आते दिखाई देते और पुणे के लाल महल में वो रहे। 3-4 साल रहने के बाद उन्होंने पूरा वहां का एरिया डिस्ट्रॉय करना भी शुरू कर दिया था। तो जायज सी बात है कि यहाँ पर कोई रेवेन्यू का कोई साधन नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने इस बात का बदला लेने के लिए सूरत पर अटैक किया। सूरत आज जैसे भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल जैसे मुंबई को मानते हैं, वैसे ही मुगल साम्राज्य की इकोनॉमिकल कैपिटल थी सूरत, और वहां से शिवाजी महाराज ने बहुत सारी लूट के लाई। अभी इसको लूट कहा जाए या फिर चोरी कहा जाए, इसको भी तो समझना पड़ेगा। अभी लूट किस वजह से लाई और लूट लाने के बाद में उसको किस काम में हमने लाया, किस काम के लिए उसको हमने खर्च किया, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे काम के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत की लूट की थी और अच्छे काम के लिए वो पैसा सारा खर्च किया। शिवाजी महाराज ने 1664 और 1670 ऐसे 2 बार सूरत की लूट की थी। अभी ये जो है 1665 में पुरंदर का ट्रीटी होता है। किन दोनों के बीच में? शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के, मिर्जा राजे जयसिंह के बीच में, शिवाजी महाराज और मिर्जा राजे जयसिंह के बीच में ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। कब होता है? 1665 में। तो अभी इस ट्रीटी में शिवाजी महाराज को अपने 30 किले मुगलों के हाथ में सौंप देना पड़ता है। अभी इसी ट्रीटी के वजह से शिवाजी महाराज को आगरा भी जाना पड़ता है, जहां पर उनके साथ में धोखा होता है। और उसके बाद क्या होता है कि रिटर्न आने के बाद शिवाजी महाराज पूरे किले वापस ले लेते हैं और बड़ा एरिया फिर से कॉन्कर करते हैं। अभी 1674 में शिवाजी महाराज खुद का कोरोनेशन कर लेते हैं। अभी ये कोरोनेशन की डायग्राम है, जैसे आपको दिखाई देंगे होंगे कि शिवाजी महाराज बैठे हैं, यहाँ पर संभाजी महाराज उनके जो पुत्र है, और यहाँ पर कुछ 2 ब्रिटिश ऑफिसर दिखते हैं। इसमें से ये जो है हेनरी ऑक्सडेन है, ये शिवाजी महाराज के कोरोनेशन के समय में भारत में ब्रिटिशों का एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटर करके शिवाजी महाराज के कोरोनेशन फंक्शन में शामिल हुआ था। क्या नाम था? हेनरी ऑक्सडेन। तो ये नाम याद रखना है। अभी ये जो है ये शिवाजी महाराज की कैपिटल थी, रायगढ़ फोर्ट। ये आज का चित्र है, उस समय का चित्र आज हमें अवेलेबल नहीं है। रायगढ़ फोर्ट जो थी शिवाजी महाराज की कैपिटल थी। अभी क्या होता है कि कोरोनेशन के बाद 6 साल बाद शिवाजी महाराज की डेथ होती है 1680s में। तो उसके बाद औरंगजेब का साउथ पर अटैक होता है 1681 में। शिवाजी महाराज के मरने के बाद संभाजी महाराज शासक बनते हैं। संभाजी महाराज के शासन में वो 9 साल तक यहाँ पर शासन करते, बट उसमें क्या होता है कि उतना 9 साल तक उन्होंने औरंगजेब के साथ में लड़ाई लड़ी और हार न मानना उनका एक बेसिक रूल था। लड़ाई तो लड़ी, औरंगजेब का उस समय का आर्मी का जो टोटल संख्या थी वो 4 लाख की थी और शिवाजी महाराज के पास में सिर्फ 1 लाख की आर्मी थी। तो इस समय संभाजी ने बड़े ही कुशल नीति से औरंगजेब से टक्कर दी थी। 9 साल तक टक्कर देने के बाद 1689 में संभाजी महाराज की भी डेथ हो जाती है। कवि कलश उनके जो मित्र थे उनके साथ में संभाजी महाराज को औरंगजेब द्वारा कैप्चर किया जाता है और उन दोनों की हत्या की जाती है। अभी पेशवा, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है कि संभाजी महाराज के मरने के बाद यहाँ की जो कैपिटल थी शिवाजी महाराज की वो मुगलों के हाथ में चली जाती है। अभी पूरा डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आता है मराठा साम्राज्य।
मराठा साम्राज्य के जो भी जितने भी सरदार बचे थे, संताजी धनाजी जो भी थे, ये सारे जैसे हो सके वैसे मुगलों से टक्कर लेते थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। ये अस्तित्व की लड़ाई थी, तो इसको मराठाओं का स्वतंत्र युद्ध भी कहा जाता है। अभी एंडिंग में क्या होता है कि संभाजी के मरने के बाद उनका जो पुत्र था शाहू, उनको भी औरंगजेब कैप्चर कर लेता है, और औरंगजेब की डेथ के बाद वो फिर से रिटर्न आ जाते हैं अपने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सातारा में उस समय शिवाजी महाराज के जो दूसरे पुत्र थे राजाराम, उनकी पत्नी ताराबाई, वो शासन करती थी। अभी इस समय में क्या होता है कि शाहू अपना हक जताते हैं कि मैं मराठा साम्राज्य का अधिकारी हूं, बट तारा रानी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दोनों के बीच में इस बात से लड़ाई होती है। अभी इस लड़ाई में ये जो बालाजी विश्वनाथ करके एक व्यक्ति है, ये शाहू को बड़ी ही हेल्प करते हैं, तो शाहू इस युद्ध में जीत जाते हैं। तारा रानी अपना शासन कोल्हापुर में बना लेते हैं और शाहू जो थे अपना शासन सातारा में बनाते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सातारा का शासन। अभी सातारा में शाहू हेड है, बट क्या होता है कि शाहू पूरी की पूरी जिम्मेदारी पेशवा अष्टप्रधान में मंडल में एक पेशवा नामक पद था, आपको याद है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में वही सबसे बड़ा, या फिर छत्रपति के बाद में वही सबसे बड़ा हेड था, दूसरे नंबर का हेड। तो शाहू क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी पेशवा के ऊपर देते हैं। अभी यही से पेशवा का पीरियड शुरू होता है। अभी बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, उसके बाद में बाजीराव दूसरे पेशवा थे, उसके बाद में बालाजी बाजीराव तीसरे पेशवा थे, उसके बाद माधवराव आते हैं, नारायण राव आते हैं, माधवराव द्वितीय आते हैं। तो क्या होता है कि इसके पेशवा के क्लैन में अलग अलग इवेंट्स होते हैं जिसको हमने अभी याद रखना है। तो यहां पर मैंने एक चित्र दिया है, ये रणवीर सिंह का चित्र है, ये पेशवा बाजीराव नहीं है। हालांकि आपको मालूम होगा कि पेशवा बाजीराव मूवीज में इन्होंने काम किया था। अभी मूवीज एक अलग बात है, वो एक एंटरटेन और कमर्शियल दृष्टिकोण से बनाई गई होती है, बट हिस्ट्री ऐसे नहीं होती और हिस्ट्री ऐसे पढ़ी भी नहीं जाती। सारी की सारी घटनाएं हिस्ट्री मूवीज में दिखाई गई वो सच नहीं होती, ये बात याद रखो। अभी पेशवा के पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं ये हम जानते हैं। संभाजी के बारे में कुछ यहां पर किताबों के नाम दिए गए हैं। बुद्ध भूषणम नामक उन्होंने संस्कृत में किताब लिखी थी, और उनको कहते हैं कि फ्रेंच, इंग्लिश, ये सभी भाषाओं का नॉलेज था। किसको? संभाजी महाराज को। तो अभी पेशवा के पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो ध्यान रखने लायक है, वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अभी ये बैटल कब हुई थी? ये बैटल हुई थी 1761 में। किस किस के बीच में हुई थी? तो मराठा एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव मतलब पेशवा और दुर्रानी एम्पायर का जो सुल्तान था अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी बैटल। 3 बैटल हुई थी पानीपत में, आपको 2 महीने पहले ही बता दी है। ये बैटल्स को आपको याद रखना है उनके ईयर के साथ में, और किन दोनों शासकों के बीच में ये लड़ाई हुई थी ये भी याद रखना है। अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये बैटल का नेतृत्व मराठाओं की ओर से सदाशिव भाऊ ने किया था। आपको पानीपत इस मूवी में जो दृश्य दिखाया गया है उसमें आपको सदाशिव भाऊ मालूम होंगे कि कौन थे। सदाशिव भाऊ कौन थे? तो बाजीराव के जो पुत्र थे, बाजीराव के जो पुत्र थे बालाजी बाजीराव, जिनको बाजीराव बल्लाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो नाना साहब भी उनको कहा जाता है। नाना साहब के पुत्र जो थे वो 3 पुत्र थे, वो थे माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव। उसमें विश्वासराव सबसे बड़े थे। वो विश्वासराव और ये सदाशिव भाऊ कौन थे? तो चिमाजी अप्पा नामक बाजीराव के भाई थे। चिमाजी अप्पा के जो पुत्र है वही सदाशिव भाऊ है। तो इस लड़ाई में बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सदाशिव भाऊ और विश्वासराव,
ये दोनों पेशवाओं की ओर से लड़ाई का नेतृत्व करते। अभी इस लड़ाई में क्या होता है, पेशवाओं की हार होती है। अभी इसमें पेशवा जो होते हैं सदाशिव भाऊ वो भी मर जाते हैं और विश्वासराव इनकी भी डेथ हो जाती है। अभी क्या होता है कि इस घटना को सुन के यहाँ पर हमें नाना साहब की भी डेथ होती हुई दिखाई देती है। तो ये डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और क्या होता है कि यहाँ से पेशवा यानी कि मराठा शासन वीक होता हुआ हमें दिखाई देता है। इस समय में मराठा साम्राज्य एक राज्य से साम्राज्य बना हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने पूरे मध्य भारत में दिल्ली तक और बंगाल तक पूरा एरिया कॉन्कर करके रखा था मराठा साम्राज्य में। तो आगे में हम पढ़ते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे मैंने कहा था कि अफगानों की जीत हो गई और अहमद शाह अब्दाली लड़ाई लड़ने के बाद वापस चला जाता है अपने राज्य में। बट यहाँ पर भारत में जो सिचुएशन होती है पेशवाओं की बड़ी ही दुख भरी और दर्द भरी होती है। अभी इससे उभरने के लिए तकरीबन 1 लाख महाराष्ट्र के सैनिक मारे जाते हैं इस युद्ध में। अभी इस युद्ध की रिकवरी के लिए 10 साल लगते हैं। अभी जो विश्वासराव मरते हैं इस युद्ध में, उनके जो छोटे भाई थे माधवराव वो पेशवा बनते हैं और माधवराव क्या करते हैं, फिर से एक स्टेबिलिटी लाते हैं मराठाओं के राज्य में। महादजी सिंधिया नामक महादजी शिंदे भी जिनको कहा जाता है, इनको दिल्ली में मराठाओं का रिप्रेजेंटेटर करके वहां पर उनको नियुक्त करते हैं। अभी इस समय में क्या होता है, दिल्ली में मुगलों का फिर जब राज तो है, बट क्या है, सारी की सारी सत्ता कहां पर है, वो है पुणे। पेशवा शनिवारवाड़ा में जो पेशवा बैठता है वही सारी की सारी डिसीजन लेता था। किसके? दिल्ली के दरबार के। दिल्ली का जो शासन था वो सिर्फ नाम मात्र था, सारे के सारे डिसीजन कौन लेता था? पुणे से बैठ के पेशवा लेते थे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी एक समय में मुगल के साम्राज्य की। अभी माधवराव पेशवा ने फिर से रिकवरी कर ली थी पूरे मराठा साम्राज्य की। अभी यहां से हमें एक पॉइंट दिखाई देता है कि 1757 में प्लासी की बैटल से इंडियन हिस्ट्री के पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स अपना आगमन करते हैं, अपना हक जमा देते हैं, अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं। बंगाल का एक बड़ा ही वैभवशाली एरिया वो कॉन्कर कर लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के साथ ही उनको निजामत के और दीवानी के अधिकार भी यहां पर मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि आगे चल के उनकी जो लालसा है यहां पर राज करने की वो बढ़ जाती है और उनको उस समय में सबसे टक्कर देने वाली अगर कोई शक्ति होगी तो वो मराठा पावर थी। तो मराठाओं के साथ भी ब्रिटिशों के वॉर होते हैं, जिनको फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार ऐसे कहा जाता है। यहां पर एंग्लो मतलब आंग्ल, जिसको इंग्लिश या फिर ब्रिटिश ऐसे भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में 3 लड़ाइयां हुई थी। कब हुई थी? पहली बैटल 1775 से लेके 1782, 7 साल तक ये युद्ध लड़ा गया। अभी इस समय में क्या था, माधवराव पेशवा ने रिकवरी कर ली थी मराठा साम्राज्य की। तो इतना भी वीक नहीं था कि उस समय में मराठा हार जाए ब्रिटिशर्स से। तो इस लड़ाई में पहली बैटल में मराठाओं की जीत होती है। दूसरी जो बैटल है, इस बैटल में जो पेशवा होते हैं वो थे बाजीराव द्वितीय और इनका एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लड़ाई की जो टैकल्स की जो सिस्टम होती है उसमें वो बड़े ही वीक होते हैं। तो क्या होता है कि इस युद्ध में वो भाग जाते हैं, नेतृत्व ही करना छोड़ देते हैं। और कहां भाग जाते हैं? वसई में। और वसई में जाने के बाद वहां पर वो ब्रिटिशों के साथ एक ट्रीटी कर लेते हैं और इसी ट्रीटी के तहत क्या होता है कि मराठाओं के राज्य में तैनाती फौज सब्सिडियरी अलायंस करके खुद के मराठा राज्य को घोषित करना पड़ता है। अभी सब्सिडियरी अलायंस ये जो था ये बड़ा ही खतरनाक कदम था, जिसके बारे में हम आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे। यही से सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने मतलब मराठाओं ने
ट्रीटी के तहत अपना लिया था, मतलब इस लड़ाई में उनकी हार हुई थी। अभी तीसरी जो बैटल है ये 1818 सीई में लड़ी गई और इस बैटल के साथ मराठा राज्य का अंत होता है। तो ऐसी ये तीनों डिसीजिव बैटल्स है मराठा स्टेट के दृष्टिकोण से। और भारत में ब्रिटिश पावर यहां पर स्टेबल होने के लिए भी ये लड़ाइयां सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने, ये तीनों बैटल कब हुई थी तो इनके ईयर आपको याद रखने हैं और इसका परिणाम भी याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मैच द कॉलम करके आ सकता है। कब हुई थी इसके सिर्फ ईयर याद रखने हैं। उसके बाद में किन दोनों शासकों के बीच में हुई थी ये भी याद रखना है और उसका परिणाम क्या था ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहां पर मराठा साम्राज्य का हमें अंत दिखाई देता है, बट क्या होता है कि मराठाओं के अंत के साथ ही ब्रिटिश पावर यहां पर स्टेबल होती है और वो कैसे यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट लाते हैं और कैसे यहां पर अपना राज्य, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।